जिधर भी एक्स्ट्रा हो मुझे भी दे देना। आज कोई गरीब कोई लाए नहीं क्या मॉड्यूल? फिर आपके पास एक्सरसाइज 1 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक जो जो हमने दिए सिर्फ उन्हीं की बात अपन करेंगे जो हमने टिक करवा रखे थे। एक्सरसाइज 1 में पेज नंबर 262 तक में पेज नंबर 263 बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 तक कोई भी डाउट? एक 13वां सवाल जो है ना, मैं इसका एग्जैक्ट आपको बता देता हूं। क्वेश्चन 13 ये जो ग्राफ वाला है, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। 14 नहीं आएगा, 14.3125 आएगा। मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन 13 की। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु की प्रारंभिक चाल जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो मैंने प्रारंभिक चाल v इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड बता दिया। वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर 2 किलो है, ये अपन ने लिख दिया। और साथ में यहाँ पर बोला है कि एक बल समय ग्राफ दिया है। हम जानते हैं बल समय ग्राफ का क्षेत्रफल, एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या देता है बेटा? संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी देता है। संवेग में परिवर्तन को यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल को मैं एम कॉमन लेकर यहां लिख सकता हूं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, है ना। तो वेग में परिवर्तन गुणा एम कर देंगे तो संवेग में परिवर्तन अपने को मिल जाता है। और एफ टी ग्राफ के क्षेत्रफल को अगर मैं ढूंढना चाहता हूं तो सबसे पहले तो मुझे त्रिभुज नजर आ रहा है जो है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई है उसकी 4। फिर मुझे आयत नजर आ रहा है जिसकी एक भुजा तो मुझे 2 नजर आ रही है और एक भुजा 4 नजर आ रही है। तीसरी मुझे यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज नजर आ रहा है जिसके लिए मैं लिखता हूं 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं में एक तो 4 है और एक अपनी 2.5 है, और गुणा उनके बीच की जो ऊंचाई है वो 0.5 है। इसके बाद मुझे एक फिर से आयत नजर आ रहा है जिसकी जो चौड़ाई है वो तो 4.5 से 6.5 यानी 2, और उसकी ऊंचाई जो है वो है 2.5, है ना। 4.5 से 6.5 के बीच का गैप 2, और हाइट जो दे रखी है वो 2.5 दे रखी है। इन चीजों को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये कट के बचेगा 4, ये हो जाएगा 8, और यहां पर ये हो जाएगा कितना? 6.25, और ये 0.5 भी 1/2 होता है यानी बटे 4, और यहाँ पर प्लस का ये हो जाएगा 5, है ना। 5 और 12 और 5 17 प्लस। इसको एक बार सॉल्व करो, ये कितना है? 6.25 में 4 का भाग दो, 1.222, 5, 6.25 नहीं, सॉरी सॉरी, 4 और 2.5, 6.5। अब भाग दो, 1.625, तो मिलकर कितना हो गया? 18.625, है ना। इस m से डिवाइड अगर कर दूंगा तो इधर क्या बचेगा बेटा? v फाइनल माइनस v इनिशियल, और v इनिशियल कितना है? 5। अब इसे 2 से डिवाइड करो तो 9.3125, और इधर v फाइनल तो 5 को इधर ले आऊं तो प्लस का 5, तो 9 और 5 14.3125 मीटर पर सेकंड। तो अपने को यहाँ पर जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है ना, इस थर्ड वाले ऑप्शन को काट के इसको सही कर लेना। 14 ऑप्शन में लिख लेना 14.31, जहां 14.25 लिखा है ना उसको काट के सही कर लेना 14.31।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक जो भी हमने दिए थे उनमें कोई डाउट? 11वां, 11वें में कहा है एक लड़का रेलगाड़ी के डब्बे में ऊपरी बर्थ पर बैठा है तथा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने वाली है। इसी समय में ऊपरी बर्थ पर बैठा लड़का 2 मीटर ऊर्ध्वाधर नीचे अपने भाई के हाथों की ओर एक सेब फेंकता है। चलिए गौर से सुनना बात को। ये है ट्रेन का डब्बा और ये है ऊपर की सीट पर उसका भाई जहां से एप्पल गिरने वाला है, और यहां पर उसके भाई के हैं हाथ। सुनना, चीजें हैं लॉजिक से सुनना। हेलो, अपने को यहां पर, और ये कौन ढेर हो रखी है भाई? तो एसी का टेम्परेचर अपन कम करवा सकते हैं, इसका मतलब आप सो जाओगे। मुझे लगता है असर उल्टा होता है, ठंडा ही मिलते आदमी चद्दर ओढ़ के सो जाता है। तो गर्मी, वही मैं कह रहा हूँ ना, मुझे लगता है उल्टा होता है, तो गर्मी में ही सो रही है। सही है क्या? ये फैन ऑफ करवा के अभी कितना एक बार पूछ लेते हैं भैया। भाई चलो सुनो, जहां तक आप ध्यान से सुन लेना कि अब यहां पर क्या होगा। पहली स्थिति की मैं बात करता हूं। पहली स्थिति, जब तक कि ये ट्रेन विराम पर अगर होती, तो ट्रेन अगर विराम पर होती बेटे, एप्पल छोड़ा जाता, सीधा हाथ में, बिल्कुल उसके नीचे। टेम्परेचर एक तो ये देख लेना, अगर कितना हो रहा होगा, फिर तो ठीक है। फैन ऑन करवा दो या तो। स्पीड कम कर दे रहा हूं। ये एग्जॉस्ट काम नहीं करते क्या यहाँ वाले ये सब? फिर यहाँ गर्मी क्यों लगती है इस जगह पे? एक बार थोड़ा सा कम करके देख लो। चलिए तो बात को ध्यान से सुनना भाई लोग, कि सबसे पहला हमने काम किया कि अगर मैं उसे सीधा ड्रॉप करा देता हूं तो इट विल फॉल डायरेक्टली टू दी हैंड ऑफ द लोअर पर्सन। अब सिचुएशन बदलती है। अगर मान लो ये ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती तो क्या लगता है ये एप्पल सीधा उसके हाथों में गिरता कि नहीं गिरता? गिरता कि नहीं गिरता? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता तो इसके पास हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी होती, लेट्स से यू। तो जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती तो यहां पर हम काइनेमेटिक्स में सीखते कि ये एक प्रोजेक्टाइल जैसा बनता है। और प्रोजेक्टाइल में क्षैतिज वेग जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये जब तक ये गेंद यहां पर, ये एप्पल यहां पर आता टी टाइम में, तो ये क्षैतिज दिशा में ये गेंद कितना चलती? यूटी। और ये बच्चा भी चूंकि ट्रेन के साथ यू वेग से गतिशील है, तो ये भी कितना चलता? यू। और एग्जैक्टली जितना ये एप्पल यहां आता, इस बच्चे के हाथ भी यहां पर पहुंच चुके होते उतनी देर में। यानी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चलता तो भी ये बच्चे के ही हाथ में ये एप्पल गिरता और वो पकड़ लेता। तीसरी सिचुएशन, कि अगर अभी को क्या होता कि ये ट्रेन रेस्ट पर होती और इस दिशा में त्वरित होती। त्वरित, मान लो ट्रेन का प्रारंभिक वेग है 0 और ट्रेन त्वरित हुई। जब ट्रेन का वेग 0 है, उस क्षण पर एप्पल गिराया जाता, तो उस एप्पल को क्षैतिज वेग क्या मिलता? 0। और उस एप्पल को क्षैतिज वेग अगर नहीं मिलता तो एप्पल सीधा 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 कहां गिरता?
और चूंकि ट्रेन क्या है, त्वरित, तो ट्रेन त्वरित है तो ट्रेन के त्वरण के साथ आप जानते हैं v बराबर u प्लस एटी, या s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो मैं कह रहा हूं कि अगर प्रारंभिक वेग 0 होता तो ये नीचे वाला बच्चा ट्रेन के त्वरण के साथ उतनी देर में कितना आगे बढ़ जाता, हाफ एटी स्क्वायर। यानी एप्पल तो गिरता सीधा, क्योंकि एप्पल जब जिस क्षण गिराया गया उस क्षण पर वेग शून्य था, तो एप्पल तो सीधा सीधा यहां से यहां आता और ये बच्चा यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता। कितना आगे बढ़ जाता, हाफ एटी स्क्वायर। तो त्वरित ट्रेन के अंदर ये एप्पल इस बच्चे से पीछे गिरता, क्योंकि बच्चा किधर आ चुका है, आगे। अब बात करते हैं अपन मंदित ट्रेन में। तो हमने यहां से कहा कि ट्रेन का अभी प्रारंभिक वेग ए है, यू है, और ट्रेन क्या है, मंदित है, रिटार्डेशन, पीछे की ओर त्वरण, नेगेटिव त्वरण। तो एप्पल के पास ट्रेन की वेलोसिटी यू है कि नहीं है? तो ट्रेन की वेलोसिटी यू होने से जो यहां पर ये प्रक्षेप बनता है, जो यहां से प्रोजेक्टाइल बनता है, ये ट्रेन क्षैतिज में कितना, ये एप्पल क्षैतिज में कितना चल जाता, यूटी, हाँ के ना। पर जिस क्षण यहां पर ये यूटी यू स्पीड से चलती ट्रेन से एप्पल गिराया, तो एप्पल तो यू चाल से चलता 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 यूटी चल जाता, पर ये बच्चा मंदित होता तो कितना चलता, यूटी माइनस मंदन के कारण। तो ये कितना पीछे रह जाता, हाफ एटी स्क्वायर। और अगर बच्चा पीछे रह जाता तो एप्पल किधर गिरता, यानी मंदित ट्रेन में एप्पल किधर गिरेगा, त्वरित ट्रेन में पीछे, और कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो बिल्कुल हाथ में। ठीक है मैटर। क्वेश्चन नंबर 16 तक डाउट, क्वेश्चन नंबर 23 तक बोलो, 28 तक, 27, 27 के पहले कोई जो हमने दिए थे सिर्फ उनको डिस्कस करें। 27 के पहले कोई, 27 को सुनिएगा बेटे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से लॉजिक पूरा सुनना समझना। 27, चलिए 25 में, अबे 25 मैं नहीं बताऊंगा, 27 में हमने किए वो द्रव्यमान वाली मोटी रस्सियों के लिए, हमने किसी भी बिंदु पर तनाव निकालने के लिए फॉर्मूले भी। अबे तो द्रव्यमान कट जाता है भाई, तूने डेरिवेशन पे ध्यान नहीं दिया था क्या? द्रव्यमान नहीं भी दिया तू करके तो देखता, पहले द्रव्यमान दिए ही नहीं करूंगा मैं तो, बिलबिलाने लगता है जरा सी देर में। 27, क्वेश्चन 27 सुनना ध्यान से। पहले तो आप ये इमेजिन कीजिए कि ये दो बच्चे यहाँ पर एक धागे को पकड़ के खड़े हैं इस तरीके। अगर ये थ्रेड, अगर ये धागा, अगर ये रस्सी द्रव्यमानहीन है, तो जब द्रव्यमानहीन चीज को अगर अपन दो सपोर्ट के बीच में, दो बच्चों के बीच में खींच कर ऐसे रखते हैं, तो वो बिल्कुल क्षैतिज नजर आएगी। अगर वही रस्सी भारी होती, और भारी होती, और ज्यादा भारी होती, तो कुछ ऐसी नजर आती जैसे दो खंभों के बीच में बंधे हुए लाइट के तार नजर आते हैं। सवाल यहां पर ये क्या कहना चाहता है, गौर से सुनना। सवाल कहना चाहता है कि एक ऐसी ही कोई आदर्श रस्सी, क्योंकि जब तक रस्सी का द्रव्यमान नहीं दिया जाता, हम हर उस सवाल में रस्सी को कैसे मानते हैं, आदर्श। और उस आदर्श रस्सी जो कि बिल्कुल क्षैतिज रह सकती है खींच कर रखे जाने पर, यदि उस पर कोई भार लटका दिया तो उसके कारण वो ऐसी नजर आई, किसी थीटा कोण पर। क्यों ऐसी नजर आएगी, ध्यान से सुनना। क्योंकि आपने मध्य बीच में कहीं पर कोई एम द्रव्यमान या डब्ल्यू भार लटका दिया है, तो अब इस स्थिति में यहां पर ये किसी कोण पर नजर क्यों आएगी, इसके लिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर थोड़ा सा ध्यान से बना दें, तो हम क्या कहते हैं कि बेटे ये कोण कितना है, तो ये क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, जो एक दूसरे को, ऊपर वाले घटक टी साइन थीटा और टी साइन थीटा, यानी, और इस घटक का काम क्या है, इस भार बल को या इस mg को बैलेंस कराना। तो हम यहां से क्या लिख देंगे, 2t साइन थीटा बराबर mg। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, और mg कितना दिया हुआ है, पहले इस वैल्यू पे ही बात कर लेते हैं।
15, तो 150, 2 से काटा तो 75, तो t बराबर 75/sin थीटा। अब यहां ये क्या कहना चाहता है कि इसकी उम्मीद ये है कि आप इसको खींचो और खींचकर रस्सी को कैसी कर डालो, पहले जैसी सीधी कर डालो। जैसे ही रस्सी अगर पहले जैसे सीधी हो जाती है, मतलब ये क्वेश्चन हमसे क्या करवाना चाहता है, थीटा को, और थीटा 0 होते ही साइन थीटा, और साइन थीटा 0 होते टी अनंत। तो क्या अनंत तनाव लगाना संभव है? पर फिर भी हम जो चाहते हैं, हम जो कहना चाहते हैं वो यही है कि अगर रस्सी के बीच में यहां पर कोई भी भार लटका है तो हमेशा रस्सी ऐसे झुक के रहेगी, वो बिल्कुल सीधी कभी भी नहीं रह सकती। ये तो फिलहाल 15 किलो की बात कर रहा है, 15 छोड़ो, अगर 1 किलो का ब्लॉक भी होता तो भी रस्सी हमें कभी ऐसी ना मिलकर हमेशा ऐसे मिलती। वजह ये कि जब किसी कोण पर ऐसी स्थितियां बनेगी तब जाकर इस कोण पर रहने के कारण ऊपर ऊर्ध्वाधर घटक आएगा। अगर रस्सी सीधी रहेगी, क्षैतिज रस्सी हो गई, तो ऊर्ध्वाधर घटक, जब तक ऊर्ध्वाधर घटक नहीं आएगा एमजी को कौन बैलेंस करेगा? कोई नहीं। और बिना बैलेंसिंग के साम्य अवस्था नहीं आ सकती। यानी अगर नीचे लग रहा बल कुछ भी है, वो तो 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 150 न्यूटन, कुछ भी है, अगर नीचे लग रहा बल साम्यावस्था के लिए बैलेंस होना है तो वहां ऊपर की ओर कोई ना कोई घटक जरूर रहना चाहिए, और घटक टी का तभी मिलेगा जब यहां पर कोई कोण थीटा बनेगा। अगर ये थीटा 0 हो जाएगा, रस्सी क्षैतिज हो जाएगी, तो सारा का सारा तनाव किस दिशा में आ गया? सिर्फ क्षैतिज दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशाओं में तनाव है ही नहीं, और बिना तनाव की साम्य अवस्था संभव नहीं है। तो इसीलिए फिलहाल इस सवाल में तो अपना सीधा सीधा आंसर क्या हो गया बेटा? क्या लिखा है इसमें? अनंत रूप से बड़ा। और यही चीज हम क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। समझ आएगी ये? पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 35 तक। एक 28 को भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं, 28 वाला। इसमें ये क्या कहना चाहता है, सेम वही वैसी ही बात करना चाहता है कि एक पेड़ की शाखा है और इस पर एक बच्चा इस प्रकार से है, ये लटक रहा है, 40 किलो का है, और ये कहना चाहता है कि हाथों पर तनाव क्या होना चाहिए? न्यूनतम। और उस स्थिति में ये ज्ञात क्या करवाना चाहता है? कोण थीटा। मैंने माना, ध्यान समझना, मैंने माना कि इसके हाथों के बीच में कोण 2 थीटा है, इधर भी थीटा, इधर भी थीटा। तो हम यहां से क्या ज्ञात करके बता देंगे? 2 थीटा, क्योंकि हमसे तो हाथों के बीच का कोण पूछा है ना, तो मैंने थीटा थीटा दोनों तरफ मान लिया। एक हाथ में तनाव, दूसरे में, तो टी का ये घटक टी साइन थीटा, और टी का ये घटक 2t, किसके बराबर? 400, क्योंकि 40 किलो का शायद ये है। तो यहां से t बराबर कितना आ जाएगा बेटे? 200/cos थीटा। ये तनाव क्या चाहता है? तनाव मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1। और वो कब होता है? जब थीटा, और थीटा 0 तो 2 थीटा भी 0। तो कुल मिलाकर उसे क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को अपने दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे रखने पड़ेंगे जिनके बीच में कोण क्या होगा? जितने ज्यादा हाथ वो ऐसे खोलता जाएगा, जितना ज्यादा कोण बढ़ाता जाएगा, उतना ही हाथों पर लगने वाला तनाव बल बढ़ता जाएगा। कहां से साबित होता है? यहां से। जितना ज्यादा कोण होगा, जितना ज्यादा थीटा होगा, उतना ही तनाव बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि थीटा बढ़ना, मान लो ये थीटा 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री पर, या 60 डिग्री हो गया, लेट से 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये 1/2, 1/2 होते टेंशन 400। अभी कितनी टेंशन थी? 200। तो वैसे ही जितना ज्यादा कोण बढ़ता जाएगा, हाथों का तनाव उतना ही बढ़ता चला जाएगा। 31, 31 कौन पूछ रहा है? घिरनी का वेग u है, तो ब्लॉक का वेग 2u। हाँ, 31 की बात कर रहा हूं ना बेटा मैं, 31। अरे आ जाएगा
35 तक और कोई जो हमने दिए थे उनमें बात करना चाहो? 34 समझ में नहीं आया बेटा। रस्साकसी के खेल में दोनों छोरों पर 1000 न्यूटन का बल लग रहा है, रस्सी साम्य अवस्था में है और रस्सी द्रव्यमानहीन भी कही मानी जाएगी, है ना। साम्य अवस्था में है, द्रव्यमानहीन मानी जाएगी, यानी रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर कितना ही तनाव होगा? 1000 न्यूटन। क्लियर है मैटर। और द्रव्यमानहीन नहीं भी मानी जाती है तब भी यहां पर अपने को 1000 न्यूटन ही मिलेगा। कैसे मिलेगा ये मैं समझा देता हूं। ये रस्सी है बेटे, बड़ा सा इसका कुछ द्रव्यमान है, इधर कितना बल लगा, इधर कितना लगा, रस्सी का त्वरण, अरे बोलो, कुल बल 0 है ना, साम्य अवस्था, यहां से रस्सी का त्वरण 0। अब किसी ने कहा कि यहां पर तनाव निकालो, किसी भी बिंदु पर तनाव निकालो रैंडम, तो यहीं से काट दी रस्सी, ये टुकड़ा पकड़ लिया, इधर कितना लग रहा है, जहां से काटा है वहां का क्या ज्ञात करना है, त्वरण कितना है, त्वरण 0 तो कुल बल, त्वरण 0 तो कुल बल, कुल बल 0 तो उधर वाला बल बराबर होना ही चाहिए, P बराबर 1000। कहीं से भी काट लो, साम्य अवस्था मिलेगी, साम्य अवस्था मिलेगी तो टी का मान प्रत्येक बिंदु पर 1000 ही मिलेगा। क्वेश्चन 38 तक, 38, 38 में क्या संकट आ गया भाई यार। थर्टी एट कितने लोगों को पूछना है 38 वाला? 38 में क्या कहा है, एल लंबाई की 6 केजी द्रव्यमान वाली रस्सी को दृढ़ आधार से लटका दिया है। यानी हम जानते हैं ना वो एम कॉमा एल देते हैं चेन वाले सवालों में, एल का मान कितना दिया है, एल नहीं छे दिया है, एम छे दिया है, एम बराबर 6 kg। और मुक्त सिरे से रस्सी की, क्वेश्चन अधूरा है छोड़ दो, इंग्लिश वाला मॉड्यूल होगा नहीं किसी के पास। चलो छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 266 पे कोई भी सवाल जो हमने दिया हो वो पूछो। 266 पेज पर, कौन सा, 40, 41, 41 की बात हम कर सकते हैं बेटे, सिंपल काम है। समान परिमाण के दो बल वस्तु पर कार्यरत है, परिणामी बल, तो परिणामी बल F/3 है, जो बल कार्यरत है वो F है, तो F² + F² + 2F cos थीटा, परिणामी का वही फॉर्मूला वेक्टर वाला, सॉल्व कर लेना। 43 पूछ रहे हो बेटे, 43 यहां पर क्या करना है कि अपने को वेग में परिवर्तन बताना है। थोड़ी देर पहले अपन एक सवाल कर रहे थे शायद से वेग में परिवर्तन वाला, कुछ ऐसा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है, बस यहाँ पर ये ग्राफ का क्षेत्रफल हमें इस्तेमाल नहीं करना। हमारा काम क्या है कि एम अपन ने लिखा, वी फाइनल शायद हम ज्ञात करना चाहते हैं, या वेग में परिवर्तन ही ज्ञात करना है, सॉरी, डेल्टा वी ही ज्ञात करना है, बराबर। अब यहाँ पर क्षेत्रफल के बजाय हम क्या काम करेंगे, एफ इंटू डेल्टा टी करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एफ इंटू डेल्टा टी। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर, पहले तो इसने 7 न्यूटन का बल लगाया 1.5 सेकंड के लिए, तो मैंने बल एफ और डेल्टा टी 1.5 सेकंड यानी 1.5 सेकंड। फिर हम रुके नहीं, फिर हमने क्या किया, फिर 5 न्यूटन का उसी दिशा में 1.7 सेकंड के बल लगाया, 5 न्यूटन का 1.7 सेकंड के लिए। फिर हम रुके नहीं, उसके बाद फिर से वही 10 न्यूटन का बल 3 सेकंड के लिए लगाया, तो 10 न्यूटन का बल 3 सेकंड पे, तो ये एफ टी एफ टी एफ टी, ऐसा 3 बार किया, तो कुल एफ डेल्टा टी अपने को मिल गया। तो कितना हो जाएगा ये 15, 1.5 इंटू 7, 10 पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा 8.5, और ये कितना हो जाएगा 30, 10.5 19, 19 और 30 49, और m कितना है, तो ये m से डिवाइड किया 10 से, तो क्या मिल जाएगा डेल्टा, है ना। क्वेश्चन 48 तक बोलो, जो हमने दिए थे सिर्फ वो,
क्वेश्चन 48 तक, क्वेश्चन 53 तक, क्वेश्चन 53 तक, नो, 55, 54, 54। बेटे गुब्बारा यहां पर किधर की, गुब्बारे का भार कितना बोला है, W। तो ये अपन ने इस तरीके से गुब्बारा बना दिया और इसका भार यहां पर हो गया W, और ये भार वास्तव में क्या हो गया, mg। ये W दे दिया। और ये हवा के प्रतिरोधी बल, हवा का बल किधर लगेगा इस पर, ऊपर। ऊपर गुब्बारा नीचे तैर कर आना चाहता है, ऊपर एक हवा का प्रतिरोधी बल F लगेगा, और इसके कारण इसका त्वरण किधर है, नीचे। कितना, A। अब अपन क्या लिखेंगे, कुल बल W माइनस F बराबर द्रव्यमान गुणा, द्रव्यमान को मैं यहां से क्या W/G लिख दूं, इंटू त्वरण को क्या लिख दूं, A। मुझे निकालना क्या है, वही वायु का प्रतिरोधी बल F। तो F निकालना है तो F बराबर W माइनस WA/G। तो W कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस A/G। क्वेश्चन 59 तक बोलो। क्वेश्चन 64 तक बोलो। 57, 57, 57 आज कर लेंगे अपन कवर। ये अपन ने छोड़ दिया, वैसे ये काटे हुए सवालों में से है। हाँ, इसके अलावा क्या बोल रहे हो, 58। 58 में कहा है धातु के 2 kg के ब्लॉक पर जो कि घर्षण रहित विरामावस्था में है, पानी की धार 1 kg प्रति सेकंड, यानी ये क्या हो गया, डीएम बाय किस वेग से, 5। तो वी डीएम बाई डी टी क्या हो जाएगा, 5। अरे होगा, वी डीएम बाई डी टी ही क्या है, बल है। वी डीएम बाई डी टी ही क्या है, वो बल किस पर लग रहा है, धातु के ब्लॉक पर। तो धातु का ब्लॉक बना दो, और वी डीएम बाई डी टी की वजह से कितना बल लगा, 5 न्यूटन। और धातु के ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है, 2 kg। तो इस ब्लॉक का त्वरण कितना आ जाएगा, त्वरण बराबर 5/2, ढाई। क्वेश्चन नंबर 64 तक पूछो। कौन सा, 60। चलिए बात कर लेते हैं 60 क्वेश्चन में। हमें यहां पर ऐसे बहुत सारे सवाल दिए जाते हैं बेटे, जैसा इसमें भी किया है। उसने क्या कहा है कि एक वस्तु है और इस वस्तु को बहुत सारी स्प्रिंग्स के साथ जोड़कर बिल्कुल बराबर कोण पर, हमने पढ़ा था ना एक कॉन्सेप्ट वेक्टर में, कि जब समान परिमाण के सदिश समान कोणों पर किसी तल में आरोपित होते हैं तो उन समस्त सदिशों का सदिश योग, जाओ भाई, जीरो, समान परिमाण के समान सदिश, जैसा 1 2, यहां कितने लग रहे हैं बेटे, 5। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि F1 सदिश प्लस F2 सदिश, इस प्रकार से पांचों का सदिश योग क्या हो जाना होगा, 0 हो जाना होगा, F5 0। फिर यहां पर क्वेश्चन का बिल्कुल सेट पैटर्न है, बिल्कुल ऑथेंटिक स्टैंडर्ड पैटर्न है। इसमें कहा जाता है कि अब इन पांचों में से किसी एक स्प्रिंग को काट दिया गया, और एक स्प्रिंग को काट दिए जाने के पश्चात आपको उस निकाय का त्वरण बताना है, जिसका द्रव्यमान यहाँ पर m है। तो लेट्स से हमने पांचों में से पांचवी वाली स्प्रिंग को काट डाला, तो पांचवी वाली स्प्रिंग को काट डालने के बाद हमारे पास अब 4 बचे। यानी अब कुल बल अगर मैं पूछूं तो 4 ही स्प्रिंगें वहां पर बल आरोपित कर रही है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, हाँ के ना। और क्या इस संबंध से, जबकि वो साम्य अवस्था में है, इस संबंध से इन चारों का सदिश योग माइनस F5 के बराबर हुआ करता होगा, क्योंकि मैं इसको इधर ले आऊंगा तो चारों का सदिश योग किसके बराबर हो जाएगा, माइनस F5 के बराबर। तो क्या इन सबका कुल सदिश योग अकेले इसके बराबर हो सकता है, और मुझे इन्हीं को किससे डिवाइड करना है, मास से, यही तो कुल बल है, कुल बल बटे
मास, तो कुल बल इन सब की जगह पे मैंने ये लिख दिया डिवाइड बाय मास। तो वहां से उस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस एफ बाई एम, क्योंकि शायद सारे फोर्स बराबर है, तो बिल्कुल अपन यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस एफ बाई एम। सेम टू सेम यही काम आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी करना, क्वेश्चन नंबर 58 59 में भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 तक बोलो। नहीं, निर्देश तंत्र तो दिया ही नहीं है अपन ने। 64 तक में, ठीक है ना, 64 तक में कोई नो। आगे आ जाइए इसके बाद स्प्रिंग तुला वाले, स्प्रिंग बल वालों पर। स्प्रिंग बल वालों में 75 से 81 में कोई डाउट नहीं। चलिए तो आगे बढ़िएगा। एक्सरसाइज 3 में कुछ दिया था, हाँ। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज किसका बेटा, एक्सरसाइज थर्ड का, एक मिनट। हाँ तो इसको हटा दो, इसको छोड़ दो। इसके अलावा जो जो क्वेश्चन हमने दिए थे उनकी बात करो, उनमें से कोई भी जो हमने दिए थे सिर्फ उनमें से कोई डाउट, पेज नंबर 279, 279 पेज पर। अबे गांजा मार के आते हो क्या भाई। पेज नंबर 280 पे 12। चल पेज नंबर 280 पे तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तुम्हें लोग सीरियसली लेना बंद कर देंगे बेटे। बात कुछ हो रही है, दुनिया जी कहीं और रहे हैं, और एक बार वो हो गया ना, तुम्हें सीरियसली लेना बंद किया लोगों ने, घूमते रह जाओगे। ना कोई डाउट पूछने वाला मिलेगा ना बताने वाला। गिरो पर इतना मत गिरो कि सामने वाले की नजरों से उतर जाओ, नुकसान होगा फिर उसका, अल्टीमेटली तुम्हें नुकसान होगा भाई, फिर तुम गिड़गिड़ाओगे कि सर हमें तो बताते ही नहीं कुछ। तो प्लीज थोड़ा आराम से, सेंसिबल। हाँ, क्वेश्चन 12 की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन ना, ये जो हमारे पास 12वां क्वेश्चन है, ये कोई भी छोटी से छोटी कोचिंग हो या कोई भी चीज हो, या 11वीं 12वीं कहीं पर भी बताया जाता है, 12वीं में 11वीं में, ये हर जगह हर बुकलेट में ये सवाल बनता है, ऑथेंटिक स्टैंडर्ड राइट। क्या यहाँ पर कहा जाता है सुनिएगा, हमें सिर्फ कहा है कि संवेग में परिवर्तन कितना कराया जा रहा है, प्रक्रिया क्या है इस चीज को समझना। कि बेटे यहाँ पर h ऊंचाई हमारे पास किसी द्रव्यमान m की है, जब अपन इसको यहां से छोड़ेंगे तो यहां से इसे यहां तक गिराए जाने पर ये कोई वेग प्राप्त कर लेगा, और काइनेमेटिक्स में हमने एक सवाल भी किया था कि जो ये वेग प्राप्त करेगा वो कितना हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कितना है, तो ये हो गया इसका संवेग, जो उस स्थिति का संवेग है जब इसे h ऊंचाई से गिराया गया था, P1 हमने कह दिया। अगली बार क्या कहा जा रहा है कि हम इसे इसकी 100% ज्यादा ऊंचाई से गिरा रहे हैं। 100% ज्यादा का मतलब क्या है, इस बात को समझना कि h क्या है, इसकी प्रारंभिक h है। अगर मैं इसका h का 100% निकालता हूं तो h का 100/100, यानी मुझे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2h। तो अब मैं इसको यहां से 2h ऊंचाई से इस द्रव्यमान को जब गिराऊंगा, और उस स्थिति में संवेग जो मुझे प्राप्त होगा, क्या मैं उसे सीधा सीधा 4gh लिख सकता हूं। प्रतिशत परिवर्तन कई बार आप छोटी क्लासों में भी करते आए होंगे, आप हमेशा यही कहते हैं कि अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणा 100, ये हो जाता है प्रतिशत चेंज। और सिंपल P2 P1 सारी चीजें आपके पास है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं कर देता हूं थोड़ा थोड़ा। यहां पर ये हो जाएगा m, और ये हो जाएगा अंडर रूट का 2 × 2gh, माइनस m और अंडर रूट का 2gh, और नीचे m अंडर रूट का 2gh इंटू 100। मैंने क्या जानबूझ के इसको 4 को 2 × 2 लिखा है, ताकि मैं यहां से m और 2gh कॉमन लेके, बेटा m और 2gh, m और 2gh, m और 2gh कॉमन लेके जब कट जाएंगे तो यहां बचेगा रूट का, यहां बचेगा माइनस का, यहां 1 गुणा, इसे सॉल्व कर दे।
इसके अलावा बोलो, इसमें जो भी क्वेश्चन अपन ने दिए थे सिर्फ उनकी बात करें, हो जाएंगे। चलिए, ईएलपी, ईएलपी में जो भी हमने लास्ट डिस्कशन के बाद जो सवाल दिए थे उन पर आ जाओ, और कोई भी इसमें पूछना हो अभी भी पूछ लो मॉड्यूल में। मुझे लग रहा है मतलब बहुत कम लोगों ने इसे किया हुआ है, तो इसलिए ज्यादा रुझान सही नजर नहीं आए हैं। एक दो सवाल और ऐसे थे जो शायद पूछने थे लोगों को, और वो पूछे जाने चाहिए थे। मुझे नहीं पता, मैं क्या बताऊं भाई, मैं क्या बोलूं, ये पूछो। पहले ये बताइए, ईएलपी नंबर 7 तक का हमारा कंप्लीट है। ईएलपी 8 में पूछो जो भी समस्या है। ईएलपी 8 में कल कुछ लोगों ने, 2-3 लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था बाहर। ईएलपी 8 में कोई डाउट कुछ रहे हो? फोर्थ, चलो चलो फोर्थ पर आते हैं बाद में, पहले इसके बाद इसके अलावा और कोई है? पांचवा, 6 हो गया, 6, 7, 6 नहीं हुआ। क्वेश्चन 6 की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर ये ब्लॉक ए है, तुरंत इधर देख लो। इससे यहां पर एक पुली जुड़ी हुई है, और इस पुली से यहां पर एक ऐसे जाकर ब्लॉक जुड़ गया है। और इसे चलाया जा रहा है ए नॉट द्वारा। ध्यान से सुनना, अब हम तनाव यहां पर इस सिस्टम में तनाव मानते हैं। बेटे इधर देख ले यार, हेलो, हर चीज का प्रभाव होगा बेटा। लक्षण मतलब बहुत सही नजर नहीं आ रहे पिछले 1.5 हफ्ते में आपके, बहुत सही बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। अब इसके कारण कुछ भी रहे हो, उसका प्रभाव सबको झेलना पड़ेगा बेटे। अच्छा, मैंने शुरू में भी कहा था ये बात, मैं पहले चौथे पांचवें लेक्चर में भी समझाया था। मैंने कहा अगर पूरी क्लास का एफर्ट बहुत सही रहा तो शायद बहुत अच्छा होगा। किसी एक का नहीं, पूरी क्लास का, सबका। और 5, 10, 15 लोग जब माहौल बिगाड़ने लगेंगे ना, तो उस चीज का इफेक्ट बाकियों पर इतना ज्यादा होगा कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आप उठ के आए, क्लास में बैठे बकर की और चले गए और हो गया सिलेक्शन। उधर साइड में कमरा चलता है मास्टर प्रो नाम से, देख लेना उसको। ऐसा बहुत से घूमते ही मिल जाएंगे, और आपसे ये, आपको वो बैठना उनके साथ, वो बता भी देंगे कि काश ये गलती ना की होती। समझो चीजों को भाई। चलिए इस सवाल की बात कर लेता हूँ। इस सवाल को मैं पर्टिकुलर मैं डिस्कस नहीं करता, मैं कुछ चीज यहाँ पर आपको अलग एक और हटके चीज बताना चाहता हूँ, और उस पर्पज से मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिया हूँ। अदरवाइज इसका डिस्कशन का कोई लॉजिक बनता नहीं है। हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि इसका एक्सेलेरेशन ए नॉट है, और शायद इसका एक्सेलेरेशन हम पता करना चाहते हैं। और हमारा टेक्निक, नॉर्मल प्रोसीजर क्या रहता है कि कहीं से भी टेंशन, मान लो ये इकलौती रस्सी है तो मैंने यहाँ पर टी मान लिया, तो घूमता घूमता यहाँ गया, तो यहाँ, यहाँ, तो यहाँ वाले में 2t। ये पॉइंट जहां बना रहा हूं, यहाँ यहाँ टी, यहाँ भी टी, तो यहाँ भी टी, और इस वाले में 2t। अब क्या होता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटे, कि अगर इस जगह पर इस ब्लॉक के लिए बात करते हैं, तो इस पर कुल तनाव आगे कितना लग रहा है, और इसका त्वरण हमने यहाँ पर ए माना है। इस ब्लॉक पर अगर अपन बात करते हैं तो पीछे तनाव कितना है, और इसका त्वरण ए नॉट हमने माना है, दिशा विपरीत है। तो मैं यहां से इसके लिए लिखता हूं तो ये समान दिशा में, क्योंकि मुझे पता है जब इस ब्लॉक को आगे की तरफ त्वरित किया जाएगा तो निश्चित रूप से इसका त्वरण भी पक्का ना। ऐसा तो हो नहीं सकता ये भी आगे ये भी आगे, ऐसा होगा तो रस्सियां खिंच जाएंगी, और रस्सियां ऐसी है जिनकी लंबाई परिवर्तित नहीं हो सकती। तो यहां पर हम अदिश गुणन में क्या करेंगे, क्योंकि समान दिशा में है, तो 2t इंटू ए इंटू कॉस थीटा 0।
यहां विपरीत दिशा में है तो 3t इंटू ए नॉट -1 यानी cos 180 बराबर 0। और मेरा मेरा एम है ये ए निकालना, तो मैंने लिख दिया 2t इंटू ए, और ये हो जाएगा इधर आकर 3t इंटू ए नॉट, और ये t से t ए की वैल्यू आ जाएगी 3a0/2। एक और क्वेश्चन मैं यहां पर लेना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फर्स्ट वाला। इसको सुनना, इसको ध्यान से समझने की बात कोशिश करना। ये हमारे पास एक पुली इस तरीके से, ये ब्लॉक, ये यहां से पुली कुछ ऐसे, ये यहां नीचे जुड़ा हुआ है इस सिरे से, और इस सवाल में हमने डिस्कस क्या किया था, गौर से देखना। यहां पर टी है, यहां टी, यहां टी तो यहां 2t, यहां टी तो यहां, इस ब्लॉक पर कुल त्वरण, इसको सिस्टम किधर चलाया जा रहा है, कितने वेग से, ये ऊपर जाएगा तो ये किधर आएगा, और ये वाला वेग हमें पता, इसका तनाव वेग, तो तनाव 3t ऊपर है और वेग 5 ऊपर है। इसका तनाव t ऊपर है और वेग नीचे है, तो cos 180 -1, और यहां से अपने को मिलता है 15t बराबर प्लस का टीवी, और t से t कट गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं यहां से ये कहना चाहता हूं कि बेटे जो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो कंस्टेंट मोशन, ये जो बंधित गति की बात कर रहे हैं, इसका सीधा डायरेक्ट रिजल्ट भी हमारे पास होता है जो मैं अप्लाई करता हूँ। कैसे अप्लाई करता हूँ कि यदि अब इस निकाय में मुझे पता लग गया कि यहाँ तनाव टी है, यहाँ तनाव 3t, तो क्या होगा, यहाँ तनाव क्या है टी, यहाँ तनाव क्या है 3 गुना तनाव है, तो यहां जो वेग है उसका इधर 3 गुना वेग है। यहां वेग कितना है, तो यहां 15। अगर यहां तनाव टी होता और यहां 2t होता, मान लो इस तरफ यहां पर तनाव कितना होता, तो यहां वेग अगर 5 है तो यहां वेग 10 होता। हाँ कि ना, इसको इस तरीके से व्युत्क्रम भी आप कह सकते हैं कि यहाँ तनाव 3 गुना, तो यहाँ वेग, मतलब यहाँ का तनाव 1/3 है, तो यहाँ वेग 3 गुना हो गया। या यूं समझ लो कि इधर का उधर 3 गुना है, तो अब इधर 3 गुना हो जाएगा। जैसे यहां पर आ जाओ, इस ब्लॉक पर तनाव कितना है, इसका त्वरण, तो यहां तनाव 2t, तो यहां पर त्वरण जो हो जाएगा अब वो कितना हो जाएगा, सोच लो। मतलब कुल मिलाकर गुणा करने पर हमें संख्याएं समान चाहिए। जैसे यहां 3t इंटू 5, तो यहां t इंटू 15। अरे हाँ, तभी तो जाकर उधर भी 15t आएगा और इधर भी 15t आएगा। तो यहां पर भी आप देखो 3t इंटू ए नॉट, तो यहाँ 2t इंटू ए। अब ए का मान ऐसा होना चाहिए, कुल मिलाकर ए का मान यहाँ पर, जैसे इसमें क्या थोड़ा सा ये भिन्नांश में है, इसलिए वो चीज अपन फील नहीं कर पा रहे। ये चीज के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर लेकर आता हूँ, गौर से देखना। इस चीज के लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पर ले आता हूँ। क्वेश्चन 4, इसमें क्या कहा गया है, ये ब्लॉक अपन ने बना दिया, ये पुली यहां पर अपन ने ड्रॉ कर दी, यहां से ये गई पुली इस तरीके से, और ये छत से कनेक्ट हो गई। इधर का मास कितना है 5 किलो, ये वाला 2 है क्या, 2 किलो। अब टेंशन में यहां पर क्या मान लू, टी, यहां, यहां, यहां 2t, यहां सब जगह टी। टेंशन का काम हो गया। दूसरा, अब त्वरण, भारी वाले को नीचे ले आऊं, तो अब आपको यहां पर ये समझ में आ जाता है कि जहां तनाव टी है और एक जगह तनाव, तो अगर यहां त्वरण ए है तो यहां त्वरण 2a होगा। ये यहां से अल्टीमेटली मैं समझाना चाहता हूं। पर ये चीजें तभी काम करेगी जब वो कोणों वाली स्थिति में रहेगी। कोण वगैरह में क्या होता है, वो साइन थीटा कॉस थीटा घटक आ जाता है। ये सिंपल ऐसे सवालों में आपको 100% काम मिलेगी। मतलब मैंने क्या कहा कि क्या यहाँ पर तनाव टी मानने में किसी को तकलीफ है, जैसे ही वहां टी माना यहाँ कितना आ गया। फिर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर यहाँ टी और यहाँ 2t, तो अगर यहाँ त्वरण तो वहां हो जाएगा। इस चीज में किसी को तकलीफ
ये सारा रिजल्ट कहां से आया है? हमारी कैलकुलेशन से, मैथ से। किसको ऊपर मानना है किसको नीचे मानना है ये हमारी इच्छा थी, हमने उसके मुताबिक यहाँ मान लिया। अब अपना काम क्या है, हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? 2 kg वाले ब्लॉक का त्वरण। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 kg वाले ब्लॉक का त्वरण। तो हम यहाँ पे समीकरण कैसे बनाएंगे? इसके लिए समीकरण क्या लिखेंगे? यहाँ हाथ रखा तो क्या लिखा जाएगा? 2t बराबर m बिलो और g माइनस a। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हाथ रखा t बराबर m बिलो और g प्लस 2a। इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो t से t कैंसिल, है ना। t से t कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बचा? 2/1 बराबर 5 इंटू जी माइनस ए बटे 2g प्लस 2a। मैं इस 2 को यहाँ भेज के यहाँ क्या बना दूं? 4। ये गुणा होके पूरा हो जाएगा 4 इंटू जी 40 प्लस 8a बराबर 50 माइनस 5a। और ये 40 इधर घट के कितना? 10 और ये 5 उधर जाके कितना? 13a। तो a का मान कितना आ गया? 10/13। हमें ज्ञात क्या करना है? 2a का त्वरण और 2 kg का त्वरण, और 2 kg का त्वरण कितना है? 2a। तो ये हो जाएगा 20/13। और इतना तो करना पड़ेगा, इससे कोई शॉर्टकट इससे ज्यादा इसमें बनता नहीं है। 2 समीकरण है वो तो सॉल्व करनी पड़ेगी। a/2। हाँ, इसमें अब और कोई पूछना हो तो वो बात कर ले। मुझे जो बताना था वो मेरा काम हो गया कंप्लीट। आगे पूछो इसमें क्वेश्चन नंबर ELP 8 में कोई भी। ELP 9 पे आ जाइए। ELP 9 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई भी। ELP 9 क्वेश्चन नंबर 4 तक, 4 तक नो, 5 6 6 6 में क्या कहा है? स्प्रिंग को काटने वाला सवाल है। तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए? काटने के ठीक पहले समस्त निकाय में बल देख लेना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? 3 किलो का ब्लॉक है, दोनों एक समान स्प्रिंगे हैं, दोनों एक समान स्प्रिंगों में तनाव कितना कितना आता है? 15-15। ये अपन ने पढ़ रखा है पहले कि 15-15 तनाव आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी एक स्प्रिंग ए को काट दिया गया। तो अब अपने को क्या करना है? स्प्रिंग त्वरण ज्ञात करना है। तो बेटा जिसको काट दिया उसका तनाव क्या हो जाएगा? दूसरा अभी भी, और नीचे अभी भी, और द्रव्यमान अभी भी। तो लिख लो कुल बल 15/3, 5 नीचे की ओर। सातवां तो आसान है, ये लिखा हो यहां तक का कुछ ऐसा खास। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो। इस 7 में यहां पर क्षैतिज है, यहां पर ये हमारी स्प्रिंग से एक वस्तु ब्लॉक को जोड़कर थीटा कोण पर बल लगाया जा रहा है, और ये स्प्रिंग यहां पर के है। और निकाय बोला है किसमें? साम्यावस्था में। साम्यावस्था यानी कुल बल। कुल बलों को जीरो करें उसके पहले जो कोण वगैरह पर है उन बलों का क्या ले लें? घटक। तो यहां पर ये घटक कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? धरातल से संपर्क के कारण अभिलंब प्रतिक्रिया बल N, और नीचे की ओर हम क्या करते हैं? ऊपर की ओर लग रहे कुल बल बराबर नीचे की ओर लग रहे कुल बल। क्या हमें N ज्ञात करना है? तो N हो जाएगा mg माइनस, दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है? और हम जानते हैं अगर आगे खींचा जा रहा है तो स्प्रिंग किधर खींचेगी? तभी जाकर यहां पर बल व्यवस्थित हो पाएंगे, बैलेंस हो पाएंगे। और वही हम इस स्प्रिंग बल को क्या लिखते हैं? FSP। तो FSP वाला बल किसके बराबर होना चाहिए? खत्म। शायद यही पूछिए 2 चीजें। क्वेश्चन नंबर 8 तक में कोई भी। क्वेश्चन नंबर 12 तक। 12 के पहले हो गए? 9 10 11 वगैरह। 11 पूछना है किसी को? अभी अपन ने बात की थी वही थीटा वाला, जितना ज्यादा अपन कोण बढ़ा, ये कोण रहा तो तनाव न्यूनतम,
जैसे 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 कोण बढ़ता जाएगा अपने आप वो तनाव बल का मान बढ़ता जाएगा, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इस चौथे वाले में होगा अपने को, क्योंकि द्रव्यमान तो सेम ही लटका रखा है चारों में। क्वेश्चन 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 साधारण सा सवाल है बेटे। ये 7.5 किलो का तो ब्लॉक हो गया, क्षैतिज में यहां पर एक तनाव क्या हो गया, और ये वाला जो तनाव है T2, इसका क्षैतिज के साथ कोण कितना नजर आ रहा है ना, एकांतर कोण से हम ये 37 पता लगा लिए, और नीचे की ओर क्या है, भारबल। भारबल कितना लिख दो, 75 न्यूटन। बैलेंस कर लो ना यार बेटा, बैलेंस कर लो, हो जाना चाहिए। यानी ये वाला घटक क्या हो जाएगा, टी साइन 37, T2 साइन 37, साइन 37, तो ये हो जाएगा 3/5 T2, और ये क्या हो जाएगा 4/5 T2, और ये किससे 75 से। तो यहाँ से T2 कितना आना चाहिए, 5 गया 25, 125 आ जाएगा। T2 का मान 125, और T2 अगर 125 है तो काटा तो ये 100 आ जाएगा, T1 का मान 100 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्वेश्चन 14 दिया, हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 जो हमने बात की थी अभी, हमने कहा था ना कि 19 में जैसे 3 साम्यावस्था में है, तो तीनों का सम F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर, फिर ये किसी एक को हटा देगा, किसको हटाया, तो वो F1 एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा, F2 प्लस F3 बराबर -F1। अब बचे हुए दो शेष जो बल हैं, इन शेष का योग किसके, इनका परिणामी किसके बराबर हो जाएगा, -F1 के। तो त्वरण निकालने के लिए इनको m से डिवाइड करें, यानी इसको m से डिवाइड करें, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, हाँ, इसका सेकंड भी हो सकता है वाला, दोनों ही सही होंगे, इसमें लिख तो रखा है ना, हाँ, दोनों ही आपके सामने, दोनों ऑप्शन में भी आंसर भी दे रखे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लास में अपन ने कहां तक कर लिया था, एक बार आइडिया दो मेरे को। चलिए बढ़ाते बात आगे। देखो बेटा, ये क्या यहाँ पर किया गया है, गौर से समझिएगा। एक अपन ने कोई m द्रव्यमान का गोला ले लिया है, और अब इस m द्रव्यमान के गोले को हमने किसी एक रस्सी से इस तरीके से गोले के केंद्र से रस्सी बांधी, और रस्सी सीधा वहां जोड़ दी। और अब ये निकाय हमने ये, अब ये स्थिर वस्तु यहाँ पर आपको दिखाकर कह दिया कि ये निकाय साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। अब हमें यहाँ पर कुछ कुछ बल, कुछ चीजें दे दी जाएंगी, और कुछ चीजें हमसे पूछी जाएंगी। तो हमसे यहाँ पर सबसे पहले तो ये सोचना है कि इस पर कुल बल क्या क्या लग रहे होंगे, तो इसके केंद्र पर नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, इस संपर्क सतह से, ध्यान से समझना बेटा, इस संपर्क सतह से संपर्क बिंदु से लंबवत नॉर्मल, इस संपर्क सतह से संपर्क बिंदु से लंबवत एक नॉर्मल। और आप जानते हैं कि जब भी कोई वृत्त बनता है जिसकी स्पर्श रेखा होती है, तो स्पर्श रेखा से लंबवत रेखा हमेशा केंद्र से गुजरती है। किसी भी स्पर्श रेखा से लंबवत रेखा उस वृत्त में हमेशा, यानी इस गोले पर लगने वाला नॉर्मल जो होगा वो केंद्र से गुजरता इस दिशा में हमें नजर आएगा। और तीसरा बल रस्सी का तनाव।
और यहां पर ये वाला कोण है थीटा। तो यहां क्या होगा बेटा, गोला जब इस तरीके का होगा तो थीटा कोण तो हमें इस ज्यामिति से पता लग जाता है, इस रस्सी की यहां से यहां तक की लंबाई, और ये थीटा पता लग गया। इसके बाद इसका भार बल हमें पता होता है कि इस वस्तु का भार कितना है। तो दो अज्ञात यहां पर मैं संभवतया निकाल सकता हूं। उनके लिए प्रयास क्या होते हैं, चीजें क्या होती है। तो सिंपल सिंपल से काम है, हमें पता है कि साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था है तो यहाँ पर हम घटकों का वियोजन करेंगे, तो n का घटक वियोजन, mg का भी घटक वियोजन तनाव का होगा। तो t का ये मैंने यहाँ पर ऊपर की ओर एक इस प्रकार दिखा, ये कौन थीटा, तो ये भी, तो ये घटक और ये वाला घटक, t cos थीटा को किसके बराबर करूं, और t sin थीटा को नॉर्मल के बराबर। और ये दो समीकरणें आ जाने के बाद आप कुछ भी करके, कैसे भी करके चीजें पता कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर मुझे थीटा या मुझे मान लो नॉर्मल या mg पता है, और मुझे थीटा निकालना है, मान लो मुझे थीटा निकालना है, तो हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें। तो यहां से क्या मुझे टेन थीटा का मान क्या मिल जाएगा, n बटे mg। अगर मुझे थीटा निकालना है तो ऐसा संबंध में बना सकता हूं। या मैं ये भी कर सकता हूं कि नॉर्मल अगर मुझे निकालना है तो नॉर्मल के लिए क्या लिख दूंगा, mg इंटू टेन थीटा। मान लो मुझसे नॉर्मल ही पूछा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ mg इंटू टेन थीटा। सही कह रहा हूँ, हाँ ठीक है। उसके अलावा मैंने अगर तनाव निकालना है, तो तनाव निकालना है तो क्या करें बेटे, तनाव के लिए क्या करें, अरे मैंने बताया था साइन और कॉस की जब समीकरण है, समीकरण एक और समीकरण दो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होता है पता है, यहां पर हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एन स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, ये पूरा मान। तो टी बराबर अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। सही है, ये चीजें अपन यहाँ पर डील करते हैं। इस पर और न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो मैं आपको बनाकर बता देता हूं। सबसे पहले तो कहीं का एक स्क्वायर गायब हो गया।
चलिए, ये एक स्थिति मैंने यहाँ पर बना दी, गोला है, कुछ कुछ जानकारियां हैं जो मैंने दे दी, और मैंने तनाव और नॉर्मल ये दो चीजें आपसे पूछी है। नॉर्मल 150। होगा। सही। इधर वाला लिखा है, ये वाला। चलिए, इस चीज को यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास जो बल लग रहे हैं, उन बलों में एक तो इधर लग रहा है तनाव बल, एक इस तरफ लग रहा है, और एक नीचे लग रहा है भार बल। और मुझे इस तनाव बल के लिए सबसे पहले तो जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है थीटा की जरूरत, क्योंकि मुझे घटक लेने पड़ेंगे, बिना थीटा के मैं घटक ले नहीं सकता। उसके लिए क्या मुझे ये त्रिज्या की लंबाई दे रखी है, कितनी है, यहाँ भी ये त्रिज्या कितनी है, रस्सी की लंबाई, तो ये कुल कितनी हो गई। अब इस थीटा के सापेक्ष ये क्या बना, लंब।
और ये क्या बना, कर्ण। तो इस पूरे त्रिभुज में जो यहां से लेकर यहां तक में त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इसमें मैं चाहूं तो साइन थीटा क्या लिख सकता हूं, लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। और ऐसी स्थिति में थीटा का मान कितना प्राप्त होता है 37 डिग्री। अब अगर 37 डिग्री यहां पर है तो हम क्या कर सकते हैं कि इस तनाव का ये ऊपर वाला घटक क्या लिख सकते हैं बेटे, टी कॉस थीटा, और ये वाला टी साइन थीटा। तो हम लिखेंगे यहां से कि टी साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, नॉर्मल के। और टी कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर है, जहां थीटा का मान 37, तो टी मैंने टी ही रखा, कॉस 37 4/5, और एम जी मतलब द्रव्यमान कितना है 20, तो 200। और ये 4 से कटेगा तो टी का मान कितना आ जाएगा 250। और यही टी का मान अगर मैं यहां रख देता हूं इस वाली समीकरण में, तो टी का मान मैंने रखा 250 और साइन 37 3/5, तो ये n के बराबर आना चाहिए। ये कट जाएगा 50 × 3, तो n बराबर 150 न्यूटन। ठीक है, यहां तक का मैटर। बताओ कोई संकट यहां तक में हो तो। बड़ा है। एक और इसमें पैटर्न रहते हैं इन सवालों में, इक्विलिब्रियम साम्य वगैरह में। लिखा हो तो चले। कुछ इस तरीके का, जैसे यहां पर अपने को बोल दिया से ये कोई स्थिति है, ये गोला है और गोले का द्रव्यमान जो अपने को दे रखा है मास, वो ले लिया 5 किलो। अब ये 5 किलो का गोला टिका हुआ क्यों है यहाँ पर इन सतहों पर, कि इन दो सतहों से इसे संपर्क बल मिल रहा है। इस वाली सतह से जो संपर्क बल मिल रहा है मान लिया N1 है, इस वाली सतह से जो संपर्क बल मिल रहा है वो मान लिया N2, और मुझे N1 N2 दोनों ज्ञात करने, जबकि ये निकाय, ये गोला साम्य अवस्था में यहाँ पर रखा हुआ है, स्थिर अवस्था में। अब बलों का यहाँ से मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, निकाय को बनाना है, समझाना है। तो एक तो सबसे आसान चीज क्या है कि इसके केंद्र पर नीचे की ओर mg कितना लगेगा 50 न्यूटन। दूसरा, इस संपर्क सतह पर, तो ये संपर्क सतह या इस गोले की क्या हो गई, ये स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा के लंबवत लगेगा ना, नॉर्मल। और लंबवत मतलब कहां से पार होता नजर आएगा, इस सेंटर से पार होता नजर आना चाहिए। क्या नाम है इसका, बिल्कुल ऐसे ही यहां से भी इससे लगने वाला बल और यहां से लंबवत ऐसे लगता नजर आना चाहिए। कौन,
ठीक है, यहाँ तक की बात। अब समझिएगा, मुझे वो n1 n2 ज्ञात करने, और आप जानते हैं कि जब तक ये n1 n2 कोणों पर है, किन्हीं कोणों पर है, आपको यहाँ पर घटकों में वियोजन करना पड़ेगा। घटक वियोजन के लिए क्या चीज पता होनी चाहिए? थीटा। और थीटा पता करने के लिए मैं एक काम तो ये करता हूँ कि यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा बना लेता हूँ, है ना। एक क्षैतिज रेखा इस संपर्क बिंदु पर बना लेता हूँ, एक क्षैतिज रेखा इस संपर्क बिंदु पर बना लेता हूँ, ठीक है। अब चीजों को समझिएगा बेटे, आप जानते हैं कि अगर ये कोण यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये एकांतर कोण ये वाला भी होगा कि नहीं होगा? आप जानते हैं कि ये यहाँ पर लंब होता है हमेशा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 60। पहले मुझे ये चीज समझा दो, हमने कुछ भी नहीं किया फिलहाल तक। क्या किया है? गोला देखा नंबर 1, और उस गोले पर नीचे क्या लगाया? mg। पहला काम हमने किया। इस mg तक की समस्या में, यहाँ पर mg में कोई भी किसी को भी समस्या नो। दूसरा दूसरा मैंने देखा यहाँ कितनी संपर्क सतहों पर ये टिका हुआ गोला है, उन दोनों संपर्क सतहों से क्या लगाना है? नॉर्मल सतह से वस्तु की और नॉर्मल की जिम्मेदारी क्या रहती है कि अगर वो ज्यामिति गोला है तो जो नॉर्मल लगेगा वो केंद्र से गुजरता हुआ लगेगा। यहां तक की बात में कोई समस्या? यानी दोनों नॉर्मल n1 n2 कहां से पास होंगे? उस गोले के सेंटर से। इस वाले का नाम मैंने n1 लिख रखा था, इस वाले का नाम। फिर मैंने कुछ लाइन और क्षैतिज रेखाएं ड्रॉ की। उन क्षैतिज रेखाओं के आधार पर मैंने कहा कि चूंकि ये कोण 30 दिया हुआ है तो ये वाला कोण कितना है, तो ये कितना होगा। इसको 60 लिखने में समस्या किसी को है तो वो बता दे, क्योंकि इसके आगे फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके आगे सिंपल कैलकुलेशन है। बोलो कि वो 60 कैसे आया, अगर किसी को ऐसा लगता है वो मसला तो बात कर सकता है। नो, 60 ही होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी स्पर्श रेखा से गुजरती हुई एक अभिलंब डालते हैं तो ये लंब 90 होता है और दोनों तरफ 90 उधर 90 इधर। तो अगर ये कोण 30 है, एकांतर कोण 30 है, तो शेष बचा हुआ कोण 60 ही होगा। और अगर ये कोण 60 है तो ये कोण भी 60 होगा। और कोई नहीं? ठीक है, तो अब अपन यहां से इस n1 के घटक कर लेते हैं। मैं नीले कलर से लिख देता हूं। इस n1 का ये वाला घटक n1 cos 60 और ये वाला घटक n1 sin। चलिए n2 के पास चलते हैं। n2 वाली स्थिति में अगर अपन देखते हैं तो हमने कहा क्या कहा, ये कोण, तो ये वाला कोण देख पा रहे हैं, ये कोण 90, तो 30 और 90, तो ये वाला, और ये 60, तो ये वाला। इसमें बताओ कोई तकलीफ किसी को है तो? और 60 के आधार पर मैं फिर से यहाँ पर ये घटक ले लेता हूँ वापस से। ये वाला घटक क्या हो जाएगा? n2 cos 60 और ये क्या हो जाएगा? n2 sin 60। अब मुझे यहाँ पर बैलेंस कराना है तो क्षैतिज बल बराबर होने चाहिए और ऊर्ध्वाधर बल भी। तो क्षैतिज बलों को अगर मैं बराबर करता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर बेटा? n1 cos 60 बराबर n2 cos 60। और cos 60 कट जाएगा तो ये n1 बराबर n2, क्या आपको ज्यामिति से भी आभास हो गया था कि दोनों तरफ के कोण क्या है? 30-30। तो दोनों तरफ अगर कोण बराबर है तो हर घटक क्या होगा? सममिति से इधर जो आएगा वही, बिल्कुल सममिति बन गई यहाँ पे, वही वस्तु। ये कोण भी 30, ये कोण भी 30, यानी दोनों तरफ के जो घटक है, दोनों तरफ के जो संपर्क बल है वो बराबर आने भी चाहिए थे और आ भी गए हैं। अभी हमारी बात है कि ये n1 n2 के मान कितने होंगे। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? ऊर्ध्वाधर दिशा में आना पड़ेगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में मैं क्या लिख सकता हूं? उसको दो गुना कर दो बेटा, 2 इंटू n1 साइन 60, क्योंकि दोनों बराबर है। दोनों घटक दो गुने करके मैंने नीचे किसके बराबर कर दिए? 50। और यहां से ये लिख दिया जाएगा 2 इंटू n1 इंटू √3/2 बराबर 50। तो 2 से 2 कटा, n1 बराबर 50/√3। और यही कौन है? n2 भी है।
लिखा? चलें आगे। चले भैया। एक छोटी सी चीज यहाँ पर जो रहती है वो है यांत्रिक लाभ, जिसका एक सवाल भी तो मॉड्यूल में किसी ने पूछा था, यांत्रिक लाभ वाला। उसको डिस्कस कर लेते हैं। सच उससे कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, पर 5 मिनट में हो जाएगा, तो सुन लेते हैं। बढ़ा दूं? यांत्रिक लाभ इसका सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे मान लो एक इस प्रकार से पुली जोड़कर इधर कोई एक द्रव्यमान m लटका कर इसे उठाने का प्रयास किया जाता है, और उस उठाने के प्रयास के लिए बाह्य बल F लगाया जाता है। तो इस स्थिति में हमें क्या पता है कि कितना भार है जो हमें उठाना है, तो आप कहेंगे mg। यानी यहां पर अगर मैकेनिकल एडवांटेज की बात की जाए, इसको कैलकुलेट करने की बात की जाए, तो भार जो है आप यहां से सीधा सीधा पहले तो ये कह देंगे कि जितना तनाव लगेगा वो तनाव सारा सारा यहां पर लगेगा, हाँ के ना? यानी F जो है वो किसके बराबर है, और इसको अगर आप यहां पर उठाना चाहते हैं तो T किसके बराबर होना चाहिए, और भार को आप यहां से किससे व्यक्त करते हैं, mg से, और बाह्य प्रयास जो लगाया जा रहा है वो कौन है, F। तो mg भी किसके बराबर है, T के, और F भी किसके बराबर है। तो यहां से आपका जो अनुपात आ जाएगा, जो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा, वो कितना आएगा, 1। सुनते जाना। ये है, अब इस वस्तु को उठाना है और हम बाहर से एक बल लगाना चाहते हैं, और थोड़ा सा हमने यहाँ पर पुली वगैरह का तिकड़म ज्यादा लगाया है, और हम अब इस निकाय का मैकेनिकल एडवांटेज ज्ञात करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर तनाव कितना लग रहा है, टी, खींचा मैंने, खींचते ही तनाव आया टी, तो जितना बल से मैंने खींचा उतना तनाव यहाँ पर आ गया। ये तनाव यहाँ क्या रहेगा, यहाँ, 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 और यहाँ। यानी इस वस्तु जिसका भार mg है, इसको उठाने के लिए कितना बल, 2t। अब ऊपर ma का फॉर्मूला क्या है, लोड अपॉन, लोड अपॉन, लोड कितना है यहाँ से, और एफर्ट क्या डाल रहे हैं अपन, f। लोड यहाँ पर अपने को m द्रव्यमान के लिए mg मिलेगा, और एफर्ट जो आप लगा रहे हैं बाह्य बल f लगा रहे हैं, और mg किसके बराबर है, 2t, और f किसके बराबर है, तो कटा तो कितना आएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे सोचो, इमेजिन करो यहाँ पर ये वस्तु मान लो 10 किलो की है, या 100 किलो की मान लेते हैं। तो 100 किलो की वस्तु पर अपने को, अगर 100 किलो की वस्तु को सीधा हाथों से उठाऊं,
या सीधा ऐसे उठाऊं, 100 किलो की वस्तु को मैं खींच कर उठाऊं, तो उस कंडीशन में कितना बल लगाना पड़ेगा मुझे? 1000 न्यूटन। अरे खींचना पड़ेगा, तो खींचकर कितना तनाव चाहिए इसे उठाने के लिए? 1000 न्यूटन। वो 1000 न्यूटन पूरी पूरी टेंशन किसको लगानी पड़ेगी? हमें। तो 1000 किलो की मतलब 100 किलो की वस्तु है, 1000 न्यूटन का बल चाहिए, और मुझे लगाना भी 1000 न्यूटन ही पड़ रहा है। तो मुझे कोई लाभ हुआ? नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर वो अनुपात क्या रहेगा? 1। इधर आ, कि यहां अगर मान लो मुझे क्या करना है, इस वस्तु 100 किलो की वस्तु को उठाना है, और 100 किलो की वस्तु को उठाने के लिए मुझे बल कितना लगाना पड़ रहा है? 500। कैसे? देखो 500 लगाया, 500 500 यहां पर 1000, मतलब लगाया मैंने 500, पहुंच कितना गया? और इस तरीके से मैं 100 किलो की वस्तु को मात्र 500 न्यूटन के बल से उठा पाया कि नहीं उठा पाया? यानी 1000 न्यूटन का बल लगा दिया मैंने, मात्र 500 न्यूटन का बल लगा के। यानी मेरा लाभ कितना हो गया? 2 गुना। 2 गुना। वही अनुपात ही क्या है? यांत्रिक लाभ है, मैकेनिकल एडवांटेज। समझ रहे बात को? यही चीज हम और आगे फॉलो करते हैं। इसमें यांत्रिक लाभ बताओ, क्योंकि यहां पर अपन बल कितना लगा रहे हैं? एफ। एफ बल लगाने से तनाव कितना आया? तो एफ बराबर, अब यहां टी, यहां, 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 हर जगह, और यहां टी और यहां टी, तो यहां इस वाले में भी। और उस 4T का काम क्या है? mg को उठाना। जबकि हमारा ma का फॉर्मूला क्या होता है? लोड यानी अपॉन एफर्ट यानी एफ। तो mg किसके बराबर है? और एफर्ट किसके बराबर है? टी के बराबर है। यानी समझ गए कि अपन उसी 100 किलो की चीज को उठाने के लिए, जबकि यहां कितना लगाए थे? 500 न्यूटन, अभी कितना लगाना है? मात्र 250 न्यूटन। तो ये डिपेंड करता है, काफी जगह मशीनरी या मशीनों या कारखानों वगैरह में बहुत हैवी लोड को उठाने के लिए अपन ये प्रक्रिया यहाँ पर कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया से हम यांत्रिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वो मॉड्यूल में क्वेश्चन था आप वो कर सकते हैं। ईएलपी नंबर 9 पूरी निपटा लेना। 9 ही थी शायद से वो। हाँ, ईएलपी 9 को कंप्लीट कर लेना। अपना जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक तो स्यूडो फोर्स बचा है, जो कल हो जाएगा। और स्यूडो फोर्स कल नहीं, कल मैं छुट्टी पे हूँ, तो परसों। और उसके अलावा एक चीज और, उसके बाद अपन परसों ही फ्रिक्शन स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, टेस्ट में तो बताया ना मैंने, ये मैकेनिकल एडवांटेज के पहले पहले तक का। स्यूडो फोर्स नहीं आएगा, स्यूडो फोर्स के लिए मैं पहले मना कर चुका हूँ। आएगा ना प्रभु, क्या चाहते हो? अब फिर अब शब्द सुन के मानोगे, डेली पूछ रहे हो वेक्टर वेक्टर वेक्टर। आएगा, वेक्टर पूरा आएगा। एनएलएम में भी यहाँ शुरुआत से यहाँ तक का, यानी स्यूडो फोर्स के पहले तक का, या यूं कह दूं मैकेनिकल एडवांटेज से पहले तक का पूरा आएगा। अभी नंबर बता देना, मैं पेपर ही भेज दूंगा, तेरे लोड ही नहीं रहेगा। मेरे पास वो बायो वाला ही पड़ा है डीएसपी सर का, वो भी भेज दूंगा, सारे पेपर। हाँ, किसको चाहिए? हाँ बता, लिखवा नंबर, लिखवा। अरे लिखवा तो भाई, अरे लिखवा ना नंबर भाई। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं?